नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं, बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स हो, तमाम कमोडिटीज के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। इसी मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये खास शो कमोडिटी निवेश। और आज हमारे गेस्ट हैं राजीव कपूर जी है ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज से, IIFL सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता है और बिटवन मजूमदार है bmazumdar.com के। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको सवाल पूछना कैसे है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने सवाल हमें भेजें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी सवाल भेजने का आपके पास मौका है। लेकिन चलिए, सबसे पहले बात आज होगी कच्चे तेल की, जहां पर गिरावट गहराती चली जा रही है। कल 4% टूट गए थे दाम, आज भी 1 से 2% की गिरावट दिख रही है। इंट्राडे में $78 के नीचे भी ब्रेंट फिसल चुका है। अनुज जी, क्या लग रहा है, कितनी गिरावट की आशंका और लग रही है क्रूड में? विष्णु जी, गुड इवनिंग। देखिए, $80 के नीचे ब्रेक किया है ब्रेंट ने, तो डेफिनेटली एक सेंटर रहेगा। वैसा ही ट्रेंड हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। हमें लग रहा है कि जो प्राइस यहाँ पे करेक्ट हुए हैं, अभी और नीचे भाव जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि करीबन $75 से लेकर $72 तक ब्रेंट के लेवल आ सकते हैं, और एमसीएक्स हमें लग रहा है कि एक बार 5,800 से लेकर 5,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी थोड़ा सा नेगेटिव है। हमें लगता है कि ब्रेंट के भावों में आने वाले दिनों में गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। बीटूपन, क्या लग रहा है, अगर गिरावट का रुख दिख रहा है तो चार्ट पर क्या नजर आ रहा है, कितनी गिरावट की आशंका आपको लग रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मैंने भी आपको लास्ट में बताया था कि जिस दिन एक्चुअली थोड़ा सा मार्केट ऊपर था मंडे को, तो वहां से तो थोड़ा सेलिंग ही है मार्केट में, और फिलहाल के लिए ट्रेंड थोड़ा डाउन ही है। और जो मैंने बताया था कि मेरा प्योर व्यू अगर मैं क्रूड ऑयल में बताना चाहूंगा तो डाउन ही है। कोई भी पुल बैक आता है तो क्रूड ऑयल में सेल ही बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा बिग सेल ऑफ, से बड़ा कोई बिग सेल ऑफ नहीं आता, थोड़ा करेक्शन किया। अभी लो के आसपास है, जो लास्ट रिएक्शन लो के आसपास अभी $74 के नीचे ट्रेड कर रहा है नामिस वाला जो क्रूड हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर मैं इंट्राडे इमीडिएटली, अगर मुझे आप बोलते हो कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव में क्या रहा है, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा मार्केट बॉटम बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो आज का सेशन प्रोबेबली थोड़ा पुल बैक रेंज में रहेगा, और शायद सेलिंग जो करना होगा, अगर किसी को सेल करना है तो थोड़ा पुल बैक में कीजिएगा। इंट्राडे में करंट मार्केट भाव में तो सेल नहीं करना, क्योंकि अभी थोड़ा सा बॉटम आउट होने के लिए कोशिश कर रहा है। काफी सेल ऑफ होने के बाद $82-83 के आसपास से मार्केट ऑलमोस्ट $70 के आसपास मार्केट गिरा। तो यहाँ पे मार्केट में रिट्रेस करना चाहिए, थोड़ा पुल बैक होना चाहिए, तभी सेल बनता है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड यही आउटलुक बनेगा कि नीचे लेवल पे सेल नहीं करना है, टॉप लेवल पे बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे कोई भी अगर पुल बैक आता है, कि लास्ट हम लोग का जो देखा था, हम लोग को लगा था कि 84 के आसपास से कोई स्ट्रॉन्ग आएगा, लेकिन वो टॉप लेवल था। सो अभी इमीडिएट इंटरमीडिएट टॉप बनेगा 76 to 78 का जो रेंज है क्रूड ऑयल में, वो मेरे हिसाब से प्रेफरेबल रेंज रहेगा। उस तरह से मैं अगर एमसीएक्स का क्रूड ऑयल को देखता हूं, तो मुझे लगता है एमसीएक्स वाला जो क्रूड ऑयल है उसमें 6320 एक रेंज है, जहां पे 6320 या 6340 जो रेंज होगा, वहां तक पुल बैक मार्केट दिखा सकता है। वहां से फिर सेलिंग आने के लिए कोशिश करेगा, और जब मोमेंटम वीक है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है मार्केट गोइंग फॉरवर्ड डिक्लाइन, या जो अनुज ने बताया था 57, 50 और 100, तो वहां तक भी हो सकता है। लेकिन केयरफुल वही रहना चाहिए कि आपको कोई पुल बैक मिलता है तो तभी बेचिएगा। ट्रेंड डाउन ही है, और सेल ऑन राइज इज अ गुड स्ट्रेटजी इन क्रूड ऑयल। आपको यहाँ पर काम करना है। राजीव जी, किस तरह के ट्रेड की सलाह आप करने की दे रहे हैं, और ऑप्शंस में अगर कोई रणनीति है तो वो भी बता दीजिएगा क्रूड में। गुड इवनिंग विष्णु जी, मुझे भी लगता है कि ट्रेंड डाउन का है, और अभी और फर्दर डाउन ट्रेंड एक्सटेंड हो सकता है। बिटूपन ने जैसे बताया कि हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा पुल बैक देखने को मिले, तो वो चांसेस भी बन सकते हैं क्रूड ऑयल की मार्केट में। बट अभी फिलहाल मुझे लगता है कि इंट्राडे में अगर आज 6150 के आसपास भी रेट मिले, तो एक सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6240, और मुझे लगता है 6000 पहला लेवल रहेगा, और दूसरा लेवल फिर 5880 का रहेगा, जहां तक बाजार जो है नीचे में और एक्सटेंड कर सकता है। आज ऑयल की इन्वेंट्रीज के नंबर भी आने हैं, तो शायद उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिले। चलिए, गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड में भी आज देखिए,
एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है। क्या अनुज जी क्या लग रहा है, क्या बाजार को इंतजार है कि फेड की बैठक के फैसले का या यूएस सीपीआई का? किस इंतजार में बाजार दायरे में है गोल्ड का? देखिए विश्वमोहन जी, डेफिनेटली आरबीआई सॉरी फेडरल बैंक की जो मीटिंग है उसका इंतजार है। 13-14 तारीख को फेडरल बैंक की मीटिंग होनी है। उसका काफी इंतजार है, क्योंकि इस टाइम जो गोल्ड और सिल्वर है वो कितने हाई लेवल पे खड़े हैं, जहां पर एक फ्रेश ट्रिगर चाहिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए। ऑलरेडी हमने देखा कि $1615 से ऑलमोस्ट $18 की तेजी यहाँ पर गोल्ड में आपने देखी है। $19 से करीबन ऑलमोस्ट $23 तक हमने सिल्वर में मोमेंटम देखा है। तो अब जो फ्रेश ट्रिगर है वो फेडरल बैंक की तरफ से रहेगा, सीपीआई नंबर से रहेगा। और हमें एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके से क्रूड के प्राइस नीचे आए हैं तो सीपीआई नंबर भी इस बार थोड़े पॉजिटिव आते हुए दिखाई देंगे। और हम देख भी रहे हैं पिछले एक हफ्ते से यूएस के डेटा काफी पॉजिटिव आए हैं। तो अगर डेटा पॉजिटिव आते हैं तो हो सकता है कि फेडरल बैंक का जो इंस्टांस है वो थोड़ा सा यहाँ पर स्लो होता हुआ दिखाई दे, तो वहां से एक फ्रेश ट्रिगर रहेगा। नो डाउट कि जो ट्रेंड है गोल्ड सिल्वर का वो अभी पॉजिटिव में है, नेगेटिव ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी सलाह है, क्योंकि अब हम दिसंबर में है, साल के स्टार्टिंग में कुछ और मूड था मार्केट का, अब कुछ और मूड यहाँ पे मार्केट का दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन में मुझे लगता है कि यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आने वाले आपको 10 दिनों के बाद मार्केट जो फेस्टिवल मूड में जाती हुई दिखाई देगी, क्रिसमस और न्यू ईयर में, तो वहाँ पे थोड़े वॉल्यूम ड्राई अप रहेंगे। तो डेफिनेटली एक मार्केट रेंज में रहेगा। और जो रेंज हम देख रहे हैं गोल्ड की अगर बात करें तो 53,000 से लेकर 54,000 ये रेंज मुझे लगता है कि मार्केट की रहेगी। जी। और सिल्वर में अगर हम रेंज की बात करें तो 60,000 से लेकर 65,000 के बीच सिल्वर की रेंज रहेगी। तो इस रेंज के बीच ओके मुझे लगता है कि मार्केट ट्रेड करता हुआ रहेगा। ओके, चलिए अब एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ आईआईवीएक्स के एमडी और सीईओ अशोक गौतम साहब लंदन से जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश पर। सर सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा, आरबीआई की तरफ से जो मंजूरी दी गई है, क्या आईएफएससी में गोल्ड में हेजिंग की आरबीआई से इजाजत मिलने के बाद अब हम उम्मीद कर सकते हैं क्या कि आईआईबीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स अब जल्द शुरू हो सकता है? और क्या ये डॉलर टर्म में ही ट्रेडिंग होगी गोल्ड फ्यूचर्स में आईआईबीएक्स पर? धन्यवाद जी, मेरे को आमंत्रित करने के लिए अपने चैनल पे और आपके दर्शकों से बात करने के लिए। आज का जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस आए हैं और अभी डिटेल सर्कुलर की हम लोग वेट करेंगे। इसके हिसाब से आईएफएससी में जितने भी एक्सचेंजेस हैं, जिसमें इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी है जो कि बुलियन में डील करता है, वहां पे बोला था भेजा नहीं गोल्ड के लिए वहां पे गोल्ड के लिए हेजिंग परमिटेड हो गई है। और ये जो रेजिडेंट एंटिटीज हैं उनके लिए ये परमिट किया गया है, जिसमें हमारा विश्वास है कि जो भी क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं वो उसी डेफिनेशन में, एक बार जब वो सर्कुलर आ जाएगा हम लोग उसको देखेंगे, उसमें वो शामिल होंगे। ओके। और अगला सवाल आपका जो था कि क्या फ्यूचर्स, यस, गोल्ड फ्यूचर्स एक्सचेंज पे लॉन्च हो जाएंगे। जैसे ही हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके बाद हम अपने रेगुलेटर से प्रोडक्ट भेज के उसका अप्रूवल लेके उसके आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। न सिर्फ फ्यूचर्स बट इसमें गोल्ड ऑप्शंस पे भी काम किया जा सकता है। ओके, यानी अगला ऑप्शंस आपका भी। सवाल था क्या ये यूएस डॉलर में होगा? हाँ जी। जी, ये यूएस डॉलर में होगा, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में, जो कि आईएफएससी एरिया में है और आईएफएससी के रेगुलेशन में काम करता है, वहां पे यूएस डॉलर में ट्रेडिंग होती है। ओके सर, अब तक आईएवीएक्स के कितने मेंबर्स होंगे, कितने ज्वेलर्स होंगे जो आपके साथ अभी तक रजिस्ट्रेशन करके जुड़ गए हुए हैं, और कितने लाइंड अप है? और साथ ही एक सवाल ये भी हो जाए, क्या ये बाकी ट्रेडर्स वगैरह भी यहाँ पर हेज कर पाएंगे, या जो रजिस्टर्ड मेंबर होंगे जो आपकी लिमिट होगी उस लिमिट को जो पूरा करेंगे, जो रिक्वायरमेंट होगी, जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स होंगे वही कर पाएंगे यहाँ पर ट्रेड? हाँ जी, मैं एक एक करके बताता हूँ कि आज की तारीख में हमारे पास 75 क्वालिफाइड ज्वेलर्स जुड़ चुके हैं जिनको आईएफएससी से मान्यता मिली हुई है। अभी मेरे पास कम से कम 35 एप्लीकेशंस और हैं जो वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग और अप्रूवल में हैं, और मेरा विश्वास है कि इसी महीने में ये नंबर 100 से ऊपर चला जाएगा। ओके। और ये जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं इनकी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे दी हुई है। भारत के जो टॉप ज्वेलर्स हैं, टॉप बुलियन डीलर्स हैं, वो सभी इसके अंदर हैं। अब रहा आपका अगला सवाल कि क्या क्वालिफाइड ज्वेलर के अलावा और लोग भी इसको यहाँ पे हैज कर पाएंगे, तो वो अभी हम इंस्ट्रक्शंस का वेट करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या इनेबल कर रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर इसके बारे में आगे निर्णय लेके हम लोग अपने रेगुलेटर से भी बात करेंगे आईएफएससी से कि इसको आगे कैसे बाकी लोगों के लिए मुहैया किया जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर क्या कहता है। ओके, अशोक गौतम जी, एक कंफ्यूजन वाला एक सवाल है मेरे पास। क्या रेजिडेंट एंटिटी को लेकर जो दायरा तय किया गया, रेजिडेंट एंटिटी के अंदर क्या क्या आएंगे?
सर कुछ इसमें अगर आप आगे बता पाएं। देखिए रेजिडेंट एंटिटी की अगर वैसे आप देखें तो जो रेजिडेंट हैं अपना इंडिया एरिया में रेजिडेंट जिनको मिला हुआ है तो वो रेजिडेंट एंटिटीज हैं, वो तो एक सिंपल है। लेकिन ये तो एक सिंपल हो गई सर। अगर ज्वेलर्स के टर्म में अगर बता पाए, गोल्ड के कारोबार के हाँ, ज्वेलर के टर्म्स में हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए अभी जो IIBX पे जो ज्वेलर्स आ सकते हैं वो क्वालिफाइड ज्वेलर्स कि उनको एक मानदंड है, उसको उनको मीट करना पड़ेगा। ये मानदंड हमारे रेगुलेटर ने तय किया है। तो अभी के हिसाब से जैसा हमारी आपसे बात हुई 75 और उसके बाद 100 से ऊपर की संभावना है इसी महीने होने की। तो ये लोग तो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, लेकिन अगर इसके आगे इसमें क्या निर्णय होगा तो वो सर्कुलर देखने के बाद हम बता पाएंगे कि वो कैसे होगा। और दूसरा इसमें एक ये भी है कि एक बार जब फ्यूचर्स और ऑप्शंस भी आ जाएंगे तो जो ज्वेलर्स हैं जिनका वर्किंग कैपिटल साइकिल में थोड़ा टाइम लगता है, कि जैसे गोल्ड बार ले ली उन्होंने IIBX से, फिर ज्वेलरी बनाई, फिर ज्वेलरी को आगे बेचा इधर डोमेस्टिक मार्केट में या एक्सपोर्ट मार्केट में, तो उस पूरे टाइम तक के लिए वो अपनी प्राइस रिस्क को हेज कर सकेंगे एक्सचेंज पे। अभी हम फ्यूचर्स की बात करते हैं, गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे क्या इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। अगर ऑप्शंस भी परमिटेड होगा तो ऑप्शंस को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। ओके सर, जैसा मैं देख पा रहा हूं आपकी वेबसाइट पे 3 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, गोल्ड 995, गोल्ड मिनी 999 और UAE GD गोल्ड 995। क्या अगर इन तीनों के फ्यूचर्स आएंगे तो क्या तीनों के ऑप्शंस के लिए भी आप एप्लीकेशन दायर करेंगे? जी हाँ, अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह के सर्कुलर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। उसके बाद हम अपने रेगुलेटर से चर्चा करेंगे और मार्केट से भी हम बात करेंगे कि मार्केट को क्या चीज चाहिए। और जिस तरह का भी जो भी प्रोडक्ट हैं, देखिए अगर अंडरलाइंग प्रोडक्ट हमारे पास है तो उसके ऊपर फ्यूचर्स डालने में कोई दिक्कत नहीं है और उसी तरह से उसके ऊपर ऑप्शंस भी बनाया जा सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। शुक्रिया अशोक गौतम जी, आप वापस आइए लंदन से, फिर से आपसे बात होगी। अब प्रोडक्ट एक बार जब आपकी अप्रूवल हो जाएंगी फिर वापस आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया सर। चलिए एक और खबर है गोल्ड से रिलेटेड ही, हमारी सहयोगी मेघना मित्तल जुड़ गई हैं। मेघना, ये खबर ये आ रही है सोर्सेज के हिसाब से कि गोल्ड पर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको लेकर खबरें थी कि कहीं गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की जाएगी, क्योंकि स्मगलिंग में बढ़ोतरी हो गई है हाल के दिनों में, जिस वजह से सरकार हो सकता था कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर दे ताकि स्मगलिंग पे लगाम लगे। लेकिन जिस तरह के ऊंचे करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्या ऐसे में सरकार के लिए आसान होगा गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करना? मेघना जी, जैसा कि हम जानते हैं अभी जो फ़िलहाल इम्पोर्ट ड्यूटी है गोल्ड पर वो 12.5% है और 2.5% एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगता है, जिसको मिलाकर टोटल इम्पोर्ट ड्यूटी हो जाती है 15% गोल्ड पर। जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं और कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो लगातार मांग करते रहे हैं कि गोल्ड की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम की जाए। उनका ये मानना है कि स्मगलिंग इसकी वजह से ज़्यादा हो रही है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो इस बजट में, आने वाले बजट में ही नहीं, पिछले बजट में भी उन्होंने गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग करी थी। पर अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले बजट में कोई भी चेंज गोल्ड की इम्पोर्ट ड्यूटी पर नहीं पॉसिबल है, नहीं लाइकली है, जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये मानना है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट ऑलरेडी बहुत हाई चल रहा है और गोल्ड एक मेजर इम्पोर्ट आइटम है इंडिया के लिए, अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी कम करेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का रिस्क जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं लेना चाहती है। इसलिए सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि कोई भी चेंज जो है गोल्ड के इम्पोर्ट ड्यूटी में वो बहुत ही अनलाइकली है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके फेवर में बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक अगर स्मगलिंग की बात करें तो वो गवर्नमेंट चाहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो है वो स्मगलिंग को चेक किया जाना चाहिए, ना कि इम्पोर्ट ड्यूटी कम करके। इनफैक्ट इम्पोर्ट ड्यूटी और गोल्ड के स्मगलिंग में वो ज़्यादा रिलेशन नहीं देखते हैं, इसीलिए कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करना वो एक सलूशन नहीं मान रहे हैं कि गोल्ड की स्मगलिंग को रोकने के लिए। तो जो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं वो ये कि गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी में कोई भी चेंज आने वाले बजट में अनलाइकली है। मेघना, ये डिटेल्स लाने के लिए कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में कोई कटौती की संभावना नहीं है, ऐसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज से ये खबर मेघना लेकर आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रशांत है आसनसोल से, कॉपर 55 लॉट है इनके पास, 700 रुपए 55 पैसे पे शॉर्ट कर रखा है, करंट भाव के आसपास ही शॉर्ट पोजीशन बना रखी है। इन्होंने क्या करना चाहिए बिटूपन इनको कॉपर में? अभी जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो 695 के आसपास चल रहा है, तो उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है और मेरे हिसाब से पार्शियल तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस है, जो अभी कमेंट्रीज आ रहा था कि जिसमें भी इन्वेस्टमेंट बैंकर है जिनका एक लॉबी जैसा लगता है कभी बार मुझे,
तो वहां से जितना पूछ रहा है कि ग्लोबल में रिसेशन के कारण इक्विटीज हो या इसके जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हो, उसमें थोड़ा प्रेशर लाने के लिए अच्छा दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए तो कॉपर का ओवरऑल ट्रेंड डाउन था, लेकिन एक टॉप प्राइस में मार्केट इज स्ट्रगलिंग। जो 702 का जो प्राइस है, 702 से 704 का जो लेवल है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है अभी एमसीएक्स में। और यहाँ पे 693 का एक नीचे का एक जो बॉटम है, प्रोबेबली वो एक बार रिटेस्ट कर भी सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा पार्शियली बुक करके रहना चाहिए और अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रायल करके रखिए। थोड़ा मोमेंटम मिलेगा 693 के आसपास, वहां पे मेरे हिसाब से फुल बुक करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अभी भी कॉपर में देखिए ट्रेंड इतना डाउन नहीं है। 690 के नीचे अगर जब मार्केट सस्टेन करेगा तभी थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है डिक्लाइन, लेकिन फिलहाल के लिए सेटअप अभी पॉजिटिव में है। थोड़ा करेक्टिव मूव दिख रहा है, जहां तक प्रोबेबली 690 इमीडिएटली मुझे दिख रहा है। तो कॉपर में अभी फिलहाल आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ट्रायल स्टॉप लॉस कर लीजिए, नहीं तो पार्शियल बुक करके रिमेनिंग टारगेट 693 तक आप रुक सकते हैं। प्रशांत का अगला सवाल नेचुरल गैस पे है। 222 लॉट है इनके पास नेचुरल गैस की, 453 रुपए पे लॉन्ग कर रखा है। राजीव जी क्या सलाह देंगे इनको नेचुरल गैस में? विश्वमोहन जी, नेचुरल गैस में काफी बड़ी गिरावट आने के बाद कुछ संकेत दिख रहे हैं कि मार्केट रिकवरी मतलब पुल बैक रैली तैयार कर रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि थोड़ा वेट करें। ऊपर में करीबन 482 485 तक भी प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं और एक ट्रेल स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें 460 से नीचे का। तो 454 या 455 आपने बताया उसके पास बाय है इनका, तो 460 के नीचे का स्टॉप लॉस रख लें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और 482 485 पर जाए तो थोड़ा पार्शियल बुक कर लें और ऊपर में करीबन 495 पे आई थिंक पूरा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। ओके, तो इस स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर 460 का सबसे पहले लगा ले, ताकि जो प्रॉफिट है उसको आप लॉक कर सके। नीरज जैन है दिल्ली से, सिल्वर मिनी है इनके पास, 65,550 रुपए पर शॉर्ट कर रखा है। अनुज जी क्या लग रहा है, टारगेट इनका आएगा क्या नीचे 65,500 के नीचे? अनुज जी, अनुज जी ये का शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गया। सिल्वर में हमें एक कंसोलिडेशन दिखा है। देखिए सिल्वर में कंसोलिडेशन दिखा है हायर लेवल पर आते हुए। हमें लगता है कि शायद इनके लाइन में कुछ दिक्कत है। वापस से सर आपसे बात करेंगे। नीरज जैन का सवाल बिटकॉइन आप बता दीजिए, 65,550 पे शॉर्ट है सिल्वर मिनी, क्या लग रहा है इसके नीचे भाव आएगा? देखिए मेरे हिसाब से देखिए छोटे, अब उनका पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है। अब देखिए मैं मान के चल रहा कि पूरे बुलियन जो सेगमेंट है बुलिश है, तो यहाँ पे छोटा मोटा ट्रेड जो है ठीक है वो निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, शॉर्टिंग पे ना बनाए। छोटा मोटा मोमेंटम ट्रेड के लिए तो मार्केट डाउन साइड नहीं दिख रहा है, करेक्शन आ सकता है छोटा मोटा, अच्छे अलग थी। और अभी जो डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा पुल बैक दे रहा है, कब जितना रिकवर किया था उसके बाद पुल बैक भी दे रहा है। और जो चार्ट फॉर्मेशन है आप सिल्वर का देखिए $22 के आसपास, जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के अभी इन्वर्टेड हैमर जैसा फॉर्म करके मार्केट बाउंस बैक करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सेल पे मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। 22.65 जो लेवल है वो टूटने के बाद में फिर एक तेजी आ जाएगा सिल्वर में। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से शॉर्टिंग पे ना बैठिएगा, छोटा मोटा ट्रेड। देखिए मेन चीज होता है कि आप ट्रेड किस पे कर रहे हो। आप अगेन द ट्रेंड करते हो तो मुझे ज्यादा नहीं रहना चाहिए आपको शॉर्टिंग में, और विद द ट्रेंड करते हो तो जनरली ऑन डिप्स एंड ऑल आपको एंट्री में रहना चाहिए। तो ये ट्रेड आपका अगेन द ट्रेंड है, मेरे हिसाब से जल्दी निकलना बनता है। और गोइंग फॉरवर्ड में मान के चल रहा हूँ कि गोल्ड एंड सिल्वर में बड़ा तेजी आ सकता है। बीच में छोटा मोटा डिस्टर्बेंस रहेगा क्योंकि मार्केट कभी लीनियर मूव नहीं करता है, तो छोटा मोटा डिस्टर्बेंस रह सकता है, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और डॉलर इंडेक्स का जिस तरह से अभी करेक्ट कर रहा है तो मेरे हिसाब से प्रोबेबली इवनिंग सेशन में पॉजिटिव ही मोमेंटम दिख सकता है। गुप्ता है यूपी से, आज कॉपर और जिंक में क्या करें? राजीव जी क्या करना चाहिए कॉपर और जिंक में आज? विश्वमोहन जी, कॉपर और जिंक दोनों में मुझे लगता है थोड़ा गिरावट आ सकती है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉपर को 698 के आसपास बेचा गया है 702 के स्टॉप लॉस से 690 के टारगेट के लिए। सिमिलरली जिंक को भी करंट मार्केट रेट पे ही बेचा जा सकता है। 278 से ऊपर का स्टॉप, 272 का टारगेट रखें। जिंक दोनों बेचने की सलाह राजीव जी की तरफ से आ रही है। कैलाश हैं जयपुर से, राजीव जी इनका सवाल है, क्या गोल्ड 56,000 और चांदी 70,000 कब तक जा सकती है? जी ओवरऑल ट्रेंड तो देखिए अभी भी स्ट्रांग है। अगर मैं डॉलर टर्म्स में बात करूं तो करीबन 1840 का एक टारगेट निकल रहा है, वहां तक मार्केट जा सकता है और उसमें करीबन 56,000 के दाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन के लिए है, तो मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में टारगेट अचीवेबल होंगे।
ओके, अनुज गुप्ता है झांसी से, गोल्ड में इंट्राडे के लिए टारगेट जानना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए गोल्ड में इंट्राडे में B2Pan? अनुज गुप्ता जी को यही है कि मैं तो पॉजिटिवली मान के चल रहा हूँ, और इंट्राडे में अगर ट्रेड है तो बाय पे रहना चाहिए। थोड़ा डिस मिलता है तो 53,700 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे लॉन्ग लीजिए। 50,450 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इमीडिएट टारगेट 54,000 देन 54,200 ओके पॉसिबल है। तो ओके, बुल साइड में रहिएगा, कुछ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यानी तेजी के पोजीशन बनाए लेकिन बिना स्टॉप लॉस के नहीं बनाइएगा। सोनू है हिसार से, कॉटन केक जनवरी वायदा का टारगेट जानना चाह रहे हैं। जनवरी वायदा को लेकर आपका व्यू क्या है कॉटन केक में, राजीव जी? विश्वमोहन जी, मैं एक मिनट देख लेता हूँ चार्ट्स। विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि जनवरी वायदा भी थोड़ा सा स्ट्रांग रहना चाहिए। ऊपर में करीबन 2720-30 के रेट देखने को मिल सकते हैं इमीडिएट बेसिस पर, और अगर 2750 के ऊपर सस्टेन करता है तब 2840 के रेट देखने को मिल सकते हैं। अभी ट्रेंड इसका बुलिश है, जब तक 2600 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं चलता, आई थिंक बाय साइड में ही रहना चाहिए। इसके बंसल है ग्वालियर से, लेड पर राय जानना चाह रहे हैं। लेड को लेकर आपका व्यू क्या है B2Pan? देखिए, लेड में तो अभी थोड़ा कमोडिटीज कॉन्सेप्ट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अभी फिलहाल अगर मैं देखता हूँ, लेड अभी 185 के आसपास है। थोड़ा इंट्राडे में करेक्ट कर सकता है, लेकिन इतना वीकनेस नहीं है। छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है यहाँ से 1-1.5 रुपए का, तो यहाँ पे 184.50 के आसपास मार्केट बन सकता है, लेकिन इतना ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है मेरी इस काउंटर में। तो गोइंग फॉरवर्ड इसका आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इंट्राडे में प्रॉब्ली 184.50 के आसपास मार्केट दिख सकता है। राजीव जी, अशोक भड़के हैं अमरावती से, कॉटन केक अभी लेना चाहिए क्या? मेरे लिए क्वेश्चन है। जी जी राजीव जी। ओके, देखिए, कॉटन ऑयल सीड केक जैसे मैंने अभी भी व्यू शेयर किया था कि थोड़ा मार्केट इसका अपसाइड में ही लग रहा है, ट्रेंड स्ट्रांग ही लग रहा है मुझे। तो अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो मेरे ख्याल से 2700 के आसपास खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है 2650 का मेंटेन करें। अपसाइड में जो टारगेट देख के चले, पहला 2800 का और दूसरा 2840 का। स्टॉप लॉस और टारगेट ध्यान रखिएगा अशोक जी, उस हिसाब से आप ट्रेड करें। गुगले है महाराष्ट्र से, 2 लॉट गोल्ड इन्होंने खरीदा है राजीव जी 53,867 में, और चांदी 3 लॉट बेचा है 6,085 में। क्या राय आपका? चांदी 6,085, आई थिंक क्रूड तो नहीं है। 6,085 है और गोल्ड है 53,867 पे खरीदा हुआ है। जी जी। देखिए, गोल्ड जो है थोड़ा सा 1-2 दिन से रेंज में ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 53,900 के स्तर के ऊपर सस्टेन करता है गोल्ड, तो एक अच्छा रैली दे सकता है, जैसा B2Pan जी भी ऑलरेडी बुलिश है। तो मुझे एक थोड़ा सा 53,900 पे एक हल्का सा हर्डल दिख रहा है। एक बार ये हर्डल क्रॉस करता है तो आई थिंक 54,200-300 के रेट देखने को मिल सकते हैं, और नीचे में 53,700 का स्टॉप लॉस लेना है अगर 53,900 के ऊपर सस्टेन करता है तब। अदरवाइज ये अपना एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस 53,500 का भी मेंटेन कर सकते हैं गोल्ड में। और जहां तक क्रूड की बात है, क्रूड में ऑलरेडी हमने शेयर किया कि 6150 के आसपास एक सेल का ट्रेड बनता है, जिसमें 6,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 6240 का स्टॉप लॉस रखना है। इन्होंने 6,085 पे बेचा हुआ है, तो स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है क्रूड का। तो कभी भी एक पुल बैक रैली आ सकती है जिसमें 6350-6400 भी जा सकता है, तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें क्रूड में। क्रूड में ट्रेड नहीं करे, किसी भी तरह का मूव देखने को मिल सकता है, ये सलाह राजीव जी की तरफ से। अभिषेक हैं दिल्ली से, क्रूड 15 दिसंबर तक 6500 तक जाएगा क्या लग रहा है B2Pan आपको? 6,500 की उम्मीद करे क्या क्रूड में अभिषेक? अब देखिए, उनका पोजीशन क्या होगा। मेरे हिसाब से उनका तो बाइंग पोजीशन होगा, इसलिए उनको लगता है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। हाँ, ऐसा है कि थोड़ा सा पुल बैक बन सकता है गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ट्रेंड डाउन है, तो मोमेंटम डाउन है, और थोड़ा नीचे गिरने का भी जिस तरह से राजीव जी ने भी बताया था कि थोड़ा सा गिरेगा 5800 तक। अगर वहां तक मार्केट अभी थोड़ा पुल बैक ले रहा है, प्रॉब्लम मुझे लग सकता है कि ये थोड़ा सा पुल बैक बन सकता है 6150 या उससे भी थोड़ा जाके 6250 तक हो सकता है, लेकिन 6500 के लिए इवेंट आना पड़ेगा, कोई ऐसा इवेंट हो जो मार्केट को थोड़ा पुश करे। फिलहाल के लिए इतना कोई इवेंट नहीं है। मोस्टली जितने भी थीम आ रहा है मार्केट का, मोस्टली रिसेशन वाला जो कहानी है, एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग ए डीप रिसेशन इन द यूएस और बाकी ग्लोबली इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड ऑल। तो इस समय में मेरे हिसाब से कोई बुलिश थीम नहीं है, तो सेल ऑन राइज वाला है, तो मैं बड़ा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा।
6200 या 6250 पॉसिबल है, लेकिन डाउन साइड 5700 टू 5800 तक भी हो सकता है। ओके, शुक्रिया बिटपन आपका, राजीव कपूर जी आपका, अनुज गुप्ता जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी निवेश में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विशेष। नमस्कार।